हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स और इस चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। फाइन, यहाँ पर लेट्स गो विद दिस टॉपिक जहाँ पर हम पहले डिफरेंट एनिमल्स का रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। ऑल्दो हमें पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ना है, हमें डिफरेंट एनिमल्स के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनको पढ़ना है। फाइन, उन सारे टर्म्स को हमें याद रखना है एंड देन हमें इन डिटेल ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन प्रोसेस समझना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं। तो let's start with this sentence. In small animals, the exchange of gases takes place by diffusion. Diffusion मैंने बताया था कि क्या होता है, जैसे कहीं पर गैस हो या सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसका अमाउंट, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उस तरफ जाने की जहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। फाइन, तो ये कैसे होता है डिफ्यूज़न प्रोसेस? थ्रू देयर ओवरऑल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होगा। फाइन, लार्ज एनिमल्स में ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल एनिमल्स में बॉडी उतनी ज़्यादा नहीं बड़ी है, कैसे डिफरेंट ऑर्गेन्स जो हैं वो एकोमोडेट करेंगे, नहीं होते, उतना एडवांस सिस्टम नहीं होता। बट जब हम लार्ज एनिमल्स की बात करते हैं तो उनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं जिसके हेल्प से ऑक्सीजन को ब्रिंग इन किया जाता है, ठीक है, इनटेक किया जाता है फ्रॉम द एयर इनसाइड द बॉडी सो दैट सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस इजिली। सेल्यूलर रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जस्ट गो एंड वॉच माई वीडियो जो रेस्पिरेशन का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पार्ट का। स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर। इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड हाइड्रा, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं ये, ओके। ऑक्सीजन एंटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट थ्रू द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, किसमें, एमीबा में और हाइड्रा में। एग्जाम्पल हमें बिल्कुल से याद रखना है, तो आंसर है डिफ्यूजन, ठीक है। मूव करते हैं फॉर नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला, ओके। इन अर्थवर्म एंड लीच, स्किन इज द ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट इज स्मूथ, मॉइस्ट एंड रिचली सप्लाइड विथ ब्लड। तो कौन सा ऑर्गन, अगर हम अर्थवर्म और लीच की बात करें, अर्थवर्म और लीच की बात करें तो कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, उनका स्किन। फाइन, यहाँ लिखा हुआ है स्किन इज द ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सारे याद रखने हैं हमें पॉइंट। फाइन, नेक्स्ट, इन फिश, प्रॉन्स एंड क्रैब्स। अभी देखो यहाँ पर कि ये सारे क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। फाइन, तो इनमें क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर द गिल्स। हमें पता है कि एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स होते हैं। ऑक्सीजन रिच वाटर एंटर्स थ्रू द माउथ एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट वाटर लीव्स थ्रू द गिल्स। जो वाटर, वो वाटर के थ्रू ही ले रहे, क्योंकि वो एयर में तो नहीं है ना, वो वाटर के विद इन ही है, तो वो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी को इनटेक करेंगे। तो वो किसके थ्रू जा रहा है उनके बॉडी में, थ्रू द माउथ। फाइन, और जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट वाटर है, मतलब कि अभी उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन वो यूज कर चुके, तो वो लीव्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, insect have a network of branch tubes called trachea for respiration. insects में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, तो याद रखना है insects में ट्रैकिया। these trachea open on the surface of their bodies through pores. pores क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ये pores। फाइन, ओके। Some animals have very well developed spongy organs called lungs. आ गया ना फेवरेट, lungs हमारे पास भी है for respiration in mammals। याद रखना एग्जाम्पल, ये mammals, ठीक है। स्ट्रक्चर लाइक डायफ्राम एंड रिब केज सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। कैसे सपोर्ट करते हैं हम अभी पढ़ेंगे। फाइन, मेनी ऑफ यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड द मूवमेंट ऑफ रिब्स इन काउज, डॉग्स एंड स्मॉल बेबीज व्हाइल दे आर स्लीपिंग। नहीं किया तो ऑब्जर्व करना, ठीक है, रिब केज का मूवमेंट, ओके। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस,
सेंटेंस वाइज देखते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, तो एक एक वर्ड को हम देखते चलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, वी ऑल ब्रीथ एयर दैट कंटेन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। हम सब लोग एयर इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से हम थोड़े ऐसा फिल्टर पेपर लगा के नहीं 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 सिर्फ ऑक्सीजन आएगा, नहीं, हम एयर इनहेल कर रहे हैं, बट उस एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर। अब कैसे कैसे ये रेस्पिरेशन को हम कह रहे हैं कि दोनों है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। तो पहले तो देखें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें, जिसको हम और क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, जो मैंने वीडियो में बताया है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर, सिंपल जो हम बोलते हैं ना इनहालेशन और एक्सहालेशन, दैट इज हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग, और इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फाइन। Breathing consists of inhalation and exhalation. It continues throughout the life of an individual. अभी जिंदा है मतलब रेस्पिरेशन कर रहे हैं। कब बंद होगा रेस्पिरेशन, समझ सकते हो। चलो आगे, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहालेशन, पता है हमें, एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहालेशन। अभी बाहर निकालेंगे तो ऑक्सीजन को थोड़े जाने देंगे, एक तो इतनी मेहनत से ले रहे हैं, बाहर निकाल देंगे। तो बाहर हम किसे निकालते हैं, जो CO2 वाला एयर है, ठीक, इसकी जरूरत बॉडी को नहीं है तो लो, इसको बाहर निकाल दिया। फाइन। दीज प्रोसेसेस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ मस्क्यूलर डायफ्राम एंड द रिब केज, ठीक है। अब डायग्राम की बात करें तो लेट्स सी कि कहाँ होता है। तो ये तो पार्ट हो गया, डोंट मूव, ये कलर चूज करें कोई, ठीक है। दिस पार्ट, ये देखो ऊपर में, ये तो ठीक है हम लंग कहेंगे, बट ये किसके विदिन होता है, लंग और हार्ट, ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो, ये देखो रिब्स मेंशन है, जो बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसके बाहर, जो कवर करता है किसको, लंग को और हार्ट को, उसको हम कहते हैं रिब केज। और ये जो नीचे पार्ट होता है लंग के, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। फाइन। Diaphragm is a muscular partition which separates the chest cavity from the lower abdominal cavity. अब ये नीचे ना जो पार्ट होता है जहाँ पर स्टमक होगा, इंटेस्टाइन होगा, दिस पार्ट, ये जो नीचे पार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर जहाँ डाइजेशन हो रहा है हमारा, इसको हम कह रहे हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये, इसको हम कह रहे हैं चेस्ट कैविटी। तो इन दोनों को सेपरेट करने का काम देखो ये कर रहा है ना डायफ्राम, इसीलिए लिखा है हमने कि विच सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। द चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब केज, द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। ये तो देखो ये चेस्ट कैविटी मैंने दिखाया ना, देखो ये चेस्ट कैविटी, इसी में लंग सिचुएटेड है, ठीक। मूव करें आगे, फिर स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ऑल्दो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, अब देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर बड़ा सुंदर सा स्ट्रक्चर है, एक बार देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नेसल पैसेज, दैट इज जो नोज वाला हमारा पूरा पाथ है, ठीक है, रोड कह लो, तो इसे हम पूरा क्या कह रहे हैं, नेजल पैसेज। ये हो गया। ये तो ओरल कैविटी है, माउथ वाला पार्ट है, ठीक है। तो हम नेजल पैसेज के बाद आते हैं फैरिंग्स पे। फैरिंग्स यू कैन सी यहाँ पर दिखा रहा है, तो फैरिंग्स का एक स्पेशल हमें याद कर लेना है फीचर, क्या कि जो एयर हम ले रहे हैं एज वेल एज जो फूड हम खाते हैं, दोनों इस पोजीशन पे पहुंचते हैं। फूड तो हम माउथ से ले रहे हैं, एयर तो हम नोज से ले रहे हैं, बट ये कॉमन एक तरह से स्टेशन कह लो, होता है ना स्टेशन पे हम रुकते हैं, तो ये स्टेशन कह लो जहाँ पर फूड भी आता है और एयर भी आता है। फाइन। और यहाँ पर आने के बाद फूड कहाँ चला जाएगा, फूड पाइप में, और एयर कहाँ चला जाएगा, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप में। जैसे फूड पाइप को हम ईसोफेगस बोलते थे, वैसे ही हम विंड पाइप को ट्रैकिया बोल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फाइन। यहाँ पर यू कैन सी लैरिंग्स, तो लैरिंग्स को हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स, वॉइस, ठीक है, वॉइस बॉक्स याद रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाएं तो आगे बढ़े तो देखें ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्या है बताती हूँ, ब्रोंकाई क्या है। यहाँ पर कर लें थोड़ी कलाकारी, तो ये अगर नोज है तो ये आया विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप आया, ये हो गए हमारे क्या लंग्स, मान लेना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना,
क्या कलाकारी, अच्छा नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो ये आया, ठीक है। अब ये करेगा डिवाइड दो पार्ट में, जैसे मान लो ये रोड आया, ठीक है, तो डिवाइड करा, तो ये हो गया एक लंग, ये हो गया दूसरा लंग। तो ये जो दोनों चीज़ें आई ना, ये वाला पार्ट, जो ये तो हो गया हमारा ट्रैकिया, जो क्या है विंड पाइप, फाइन, इसे हटा दो। ये जो दोनों आए डिवाइड हुए, इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई। दोनों हैं तो दोनों को मिला के ब्रोंकाई। अगर हम एक की बात करें तो सिंगुलर कहते हैं ब्रोंकस। दोनों पेयर है ना, वन पेयर, एक ये वाला हो गया, ये वाला, और एक ये हो गया, लाइक लेफ्ट और राइट रोड हो, वैसा ही समझ लेते हैं। तो इनको दोनों को मिला के हम कहते हैं ब्रोंकाई, और एक की बात करेंगे तो इट इज ब्रोंकस, फाइन। ओके, मूव करते हैं फिर। लंग है, हार्ट है एंड रिब्स है, इतना सा स्ट्रक्चर है, फाइन। ओके, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स पर मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट, फाइन। एक मिनट में, ठीक है, एक मिनट में जितने टाइम पर्सन ब्रीद कर रहा है, मैंने डेफिनेशन में बताया है ये ऑलरेडी, ब्रीद कर रहा है तो यहाँ पर हम इनहेलेशन एज वेल एज एक्सहेलेशन दोनों की बात करेंगे, दैट इज टेकिंग इन एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों। ऐसा नहीं सिर्फ ऑक्सीजन ले लिए और खुश हो गए, नहीं नहीं नहीं, जब दोनों काम कर लेंगे तो हम काउंट करेंगे, ओके वन ब्रीद हो गया। वन ब्रीद इज वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, मैंने ऑलरेडी बताया, दोनों को प्लस करना है, दैट इज इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इज इक्वल टू वन ब्रीद। कहीं प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। ओके, an adult normally breathes from 14 to 20 times per minute, ये क्वेश्चन भी है हमारा बुक में, बट विगरस एक्सरसाइज कैन रेज द रेट ऑफ ब्रीदिंग अप टू 80 ब्रीथ्स पर मिनट। अभी दौड़ के आ जाओ, कितनी सांस तेज चलने लगती है कि नहीं, तो मतलब अपना ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए बॉडी को, तो अभी जो 40-20 नॉर्मल टाइम पे हम ले रहे हैं वो बढ़ जाएगा हमारा। और साथ में अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड का भी जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत हाई होता है, इतना वैसे भी कूदते रहते हैं, बदमाशी करते रहते हैं, है कि नहीं। तो रेस्ट में भी, इनफैक्ट अगर वो रेस्ट में भी बैठे हैं, दोनों को बैठा दिया, एक अडल्ट को बैठा दिया और एक बच्चे को भी बैठा दिया, तो उस टाइम भी अगर हम मेजर करेंगे तो जो चाइल्ड का ब्रीदिंग रेट होता है वो फास्टर होता है कंपेयर टू दैट अडल्ट, फाइन। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज अ रेट ऑफ अबाउट 40 ब्रीथ्स पर मिनट। नॉर्मली कितना था? नॉर्मली था 14 to 20, है कि नहीं, बट जब न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो इट इज 40 ब्रीथ्स पर मिनट, है ना ज्यादा। नेक्स्ट, इन जनरल स्मॉलर एनिमल्स हैव फास्टर ब्रीदिंग रेट्स देन लार्जर एनिमल। अगर एक जनरल बात करें जो स्टडी की गई उसके हिसाब से जो छोटे एनिमल होते हैं ना, उनका ब्रीदिंग रेट बड़े एनिमल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स वाला केस भी आ जाएगा ना, कई सारे ट्रू फॉल्स वाले केस आ जाएंगे, तो याद रखना है। ऐसा नहीं बड़ा एनिमल है तो उसका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा, बड़ा है ना, ऐसा कुछ नहीं करना, अपने को पार्शियलिटी नहीं करनी, छोटे वाले का ब्रीदिंग रेट जो है वो ज़्यादा होगा। और रैट ब्रीद, अब छोटे और बड़े एनिमल को कंपेयर कर दिया यहाँ पर हमने, एक रैट को ले आए जो 60 टाइम्स ब्रीथ कर रहा है एक मिनट में, और एक हॉर्स को ले आए जो 12 टाइम्स ब्रीथ कर रहा है एक मिनट में। अब रैट में और हॉर्स के साइज में तो हम डिफरेंस समझ ही सकते हैं, है कि नहीं। तो जनरली स्मॉलर एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है। और ब्रीदिंग रेट का टाइमिंग क्या है, मतलब कितने टाइम में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 मिनट, फाइन। ओके, तो यहाँ पर इस सेशन को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एंड अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में, डू आस्क वॉट एवर क्वेश्चन यू वॉन्ट टू, फाइन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, लाइक करो वीडियोस को, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।